दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है और थोड़ी सी फ़नी स्टोरी है। कहानी बहुत ही मज़ेदार है, कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द बोस्टफुल हंटर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? बोस्टफुल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डींगे मारने वाला। ऐसा व्यक्ति जो बड़ी बड़ी बातें करता हो, बड़ी बड़ी हाँकता हो, डींगे मारता हो, उसको बोस्टफुल कहा जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। और हंटर का मतलब होता है शिकारी। तो क्या अर्थ हुआ? द बोस्टफुल हंटर मतलब कि डींगे मारने वाला शिकारी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहानी को पूरे ध्यान से सुने और यदि आपको कहानी में कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज आ हंटर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है और सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो इस तरह का जो वाक्य है उसको सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है। इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान देना है, यदि इस तरह के वाक्यों की शुरुआत देयर से होगी तो वहाँ पर देयर का कोई अलग से मीनिंग नहीं निकाला जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, देयर वॉज ए हंटर मतलब कि एक बार एक शिकारी था। ही हैड अ हैबिट ऑफ बोस्टिंग। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का पॉजिटिव वाक्य है। पास्ट पॉजिटिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम ये दर्शाना चाहते हैं कि किसी के पास पास्ट में कुछ था। इस तरह के वाक्यों को पास्ट पॉजिटिव का वाक्य कहा जाता है जहां पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में जो भी चीज़ को हम जोड़ना चाहते हैं, उससे रिलेट कराना चाहते हैं, उसको भी मेंशन किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड अ हैबिट। हैबिट का मतलब आदत। ही हैड अ हैबिट, उसकी एक आदत थी। और बोस्टिंग, डींगे मारने की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही हैड अ हैबिट ऑफ बोस्टिंग मतलब कि उसकी डींगे मारने की आदत थी। ही ऑफन टोल्ड एवरीवन हाउ ही हैड फॉट अ लॉयन बेयर हैंडेड। ही ऑफन टोल्ड, ऑफन का मतलब होता है प्राय या फिर अक्सर। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। टेल का मतलब बोलना, बताना। सेकंड फॉर्म टोल्ड। ही ऑफन टोल्ड एवरीवन मतलब कि वह अक्सर हर किसी को बताता था। हाउ कैसे? ही हैड फॉट कि वो कैसे लड़ा था। और दोस्तों, यहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, फाइट मतलब लड़ना, और ये थर्ड फॉर्म है फॉट। और जब हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। जैसे आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था। इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं वो पास्ट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं जहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही ऑफन टोल्ड एवरीवन मतलब वह अक्सर हर किसी को बताता। हाउ ही हैड फॉट अ लॉयन कि वह एक शेर से कैसे लड़ा था। बेयर हैंडेड, दोस्तों बेयर हैंडेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खाली हाथ। तो क्या अर्थ निकला इस पूरी लाइन का कि वह अक्सर हर किसी को बताता कि वो कैसे एक शेर से, लॉयन से मतलब शेर से वो खाली हाथ लड़ा था। ही ऑल्सो बोस्टेड दैट all the animals used to get scared at the sight of him। क्या अर्थ हुआ? He also boasted, और वो इस बात की भी डींगे मारता। और दोस्तों, बोस्ट मतलब डींग मारना और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। ही ऑल्सो बोस्टेड मतलब है इस बात की भी डींग मारता दैट ऑल द एनिमल्स मतलब कि सारे जानवर यूज टू गेट स्केर्ड। दोस्तों, यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी आदत को दर्शाने के लिए या फिर पास्ट में किसी निरंतरता को, कंसिस्टेंसी को शो करने के लिए, दिखाने के लिए किया जाता है। और यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और गेट स्केर्ड का मतलब होता है डरना, भयभीत होना। तो क्या अर्थ हुआ? ही ऑल्सो बोस्टेड, वह मतलब इस बात की भी डींगे मारता कि
ऑल द एनिमल्स यूज टू गेट स्केयर्ड, मतलब कि सारे जानवर डर जाया करते थे। एट द साइट ऑफ हिम, मतलब उसकी एक झलक देखकर जो जानवर थे वो डर जाते थे। आगे देखिए। वन डे द हंटर वॉज पासिंग थ्रू आ फॉरेस्ट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये दिखाते हैं पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी। जैसे मान लीजिए वाक्य है वह आ रहा था, वह जा रहा था, वह खेल रहा था। इस तरह के वाक्य जहाँ पर पास्ट में ये दिखाते हैं कोई क्रिया चल रही थी, इस तरह के वाक्य को पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य कहा जाता है। जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और उसके अलावा दोस्तों आप इस बात को भी याद रखें, जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन, तब आपको वॉज का यूज़ करना है। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर हंटर सिंगुलर है तो वॉज का यूज़ किया गया है। और पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो क्या अर्थ हुआ, वन डे एक दिन, द हंटर वॉज पासिंग थ्रू आ फॉरेस्ट, मतलब एक दिन शिकारी एक जंगल से होकर गुजर रहा था। आ वुड कटर वॉज बिजी कटिंग ट्रीज देयर। और वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा, या इसको कह सकते हैं लकड़ी काटने वाला। जो एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने वाला था, वॉज बिजी, वो व्यस्त था। कटिंग ट्रीज देयर मतलब एक लकड़हारा वहाँ पर पेड़ों को काटने में व्यस्त था। आगे देखिए। द बोस्टफुल हंटर वेंट नियर हिम एंड सेड हेलो फ्रेंड। और ये जो बोस्टफुल हंटर था मतलब डींगे मारने वाला जो शिकारी था, वेंट नियर हिम, वह उसके पास गया। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। द बोस्टफुल हंटर वेंट नियर हिम मतलब कि डींगे मारने वाला शिकारी उसके पास गया। एंड सैड और कहा हेलो फ्रेंड मतलब कि दोस्त हेलो। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, इफ़ यू हैव सीन सम फुटप्रिंट्स ऑफ द लॉयन नियर बाय। दोस्तों ये जो वाक्य है देखिए, ये यहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। सी मतलब देखना, थर्ड फॉर्म सीन। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं वर्तमान में कोई क्रिया पूरी हो चुकी है। इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ, वह जा चुका है, वह आया है। इस टाइप के वाक्य जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब आपको हैव का यूज़ करना है। और यदि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तब आपको हैज़ का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर यूज सब्जेक्ट है तो हैव का यूज़ किया गया। तो दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव वाक्य है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में इंटरोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तब सिंपल सी बात है, आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ। और ये जो वाक्य है ये फिलहाल पॉजिटिव ही है तो यू के साथ हैव लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ, हेलो फ्रेंड कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, इफ़ यू हैव सीन सम फुटप्रिंट्स, क्या ऑफ द लॉइन नियर बाय, क्या आपने नज़दीक में किसी शेर के फुटप्रिंट्स मतलब पैरों के चिन्ह, पद चिन्हों को देखा है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने क्या कहा कि हेलो फ्रेंड कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, इफ़ यू हैव सीन सम फुटप्रिंट्स ऑफ द लॉइन नियर बाय मतलब कि क्या आपने नज़दीक में किसी शेर के पैरों के निशानों को या कह सकते हैं पद चिन्हों को देखा है। इट हैज़ बीन मंथ्स सिंस आई किल्ड एनी। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैज़ के साथ थर्ड बीन का यूज़ किया गया है और दोस्तों इट के साथ हैज़ का ही यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, इट हैज़ बीन मंथ्स सिंस आई किल्ड एनी मतलब कि कई महीने हो गए हैं मुझे किसी को मारे हुए। आगे देखिए। द वुड कटर वॉज अवेयर ऑफ द बोस्टिंग हैबिट ऑफ द हंटर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, AWARE, अवेयर। अवेयर एडजेक्टिव है और अवेयर का मतलब होता है किसी चीज़ से परिचित होना, किसी चीज़ के बारे में मालूमात होना, पता होना, उसे अवेयर कहा जाता है जो कि एक एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ, द वुड कटर वॉज अवेयर ऑफ द बोस्टिंग हैबिट ऑफ द हंटर मतलब जो वुड कटर था, लकड़हारा था, वो शिकारी की डींगे मारने की आदत से परिचित था। मतलब वो इस बात को, जो शिकारी जो वुड कटर था वो इस बात को जानता था कि जो ये शिकारी है वो डींगे मारता है, वो इस बात से परिचित था, वो इस बात से, इस बारे में वो मतलब वो जागरूक था। सो इसलिए ही सैड, उसने कहा, यस हाँ, अ लॉयन इज़ इन
इज़ इन अ नियर बाय डैन। दोस्तों डैन का आप वर्ड नोट कर लीजिए। डैन का मतलब होता है मांद, जो शेर की मांद होती है, जहाँ पर शेर रहते हैं उसे डैन कहा जाता है। वैसे डैन का मतलब अड्डा या फिर गुफा भी होता है। तो ये डिपेंड करता है वाक्य के ऊपर, वाक्य के अनुसार इसको 2-3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। अड्डा या फिर शेर की मांद या फिर किसी गुफा जहाँ पर कोई जानवर वगैरह रहता है उसको डैन कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? यस, हाँ, अ लॉयन इज़ इन अ नियर बाय डैन मतलब कि नज़दीकी मांद में एक शेर है। शैल आई टेक यू देयर, क्या मैं आपको वहाँ ले चलूँ? दोस्तों देखिए यहाँ पर शैल का यूज़ किया गया। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। शैल का यूज़ शुड की तरह भी किया जाता है। जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं, शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो जब आप कोई सलाह को दर्शाना चाहते हैं या फिर किसी आज्ञा को लेना चाहते हैं तब भी आप शैल का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? शैल आई टेक यू देयर, टेक मतलब ले जाना, क्या मैं आपको वहाँ ले चलूँ? और ये क्वेश्चन मार्क है क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे लगाई गई है। आगे देखिए, हियरिंग दीज वर्ड्स, हियर मतलब सुनना, फोर्थ फ्रॉम हियरिंग। हियरिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर द हंटर गॉट स्केयर्ड, जो हंटर था वो घबरा गया। और दोस्तों देखिए स्केयर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है कि जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तब आपको वहाँ पर एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली एडजेक्टिव के साथ कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो उस एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए आपको गेट का यूज़ यहाँ पर करना होगा। गेट स्केयर्ड मतलब डरना, सेकंड फॉर्म में गॉट स्केयर्ड। तो क्या अर्थ हुआ? हियरिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर द हंटर गॉट स्केयर्ड, शिकारी घबरा गया, शिकारी डर गया। एंड सैड, और कहा, नो नो नहीं नहीं, आई ओनली वॉन्टेड टू सी द फुटप्रिंट्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। वांट का मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म वांटेड। और यहाँ पर देखिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर 2 वर्ब का प्रयोग किया गया है, टू के बाद सी लगाया, सी मतलब देखना। तो आप इस चीज़ को भी याद रखें, जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप 2 वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना होगा। टू का यूज़ कंजक्शन के रूप में करना होता है और टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो इसकी मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। नो नो नहीं नहीं, आई ओनली वॉन्टेड टू सी द फुटप्रिंट्स, नहीं नहीं मैं सिर्फ पैरों के निशानों को देखना चाहता था। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ। मैं ऑलरेडी आपको इस बात को बता चुका हूँ कि 2 वर्ब के वाक्य कैसे बनते हैं। तो मैं आपको 2 सेंटेंस दूंगा जहाँ पर आपको 2 वर्ब के वाक्य बनाने होंगे। आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है, वह पार्क जाना चाहता था। आई रिपीट द सेंटेंस, वह पार्क जाना चाहता था। ये अफर्मेटिव का है। अब आप नेगेटिव का सेंटेंस नोट कर लीजिए, वह मेरी मदद नहीं करना चाहता था। आई रिपीट द सेंटेंस, वह मेरी मदद नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों ये दोनों जो वाक्य मैंने आपको दिए हैं ये पास्ट इंडेफिनिट के हैं और दोनों में ही आपको 2 वर्ब का प्रयोग करना होगा, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। तो आप इन दोनों को ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। तो यहाँ से देख लेते हैं। इन शब्दों को सुनकर जो शिकारी था वो घबरा गया और उसने क्या कहा? नहीं नहीं, आई ओनली वॉन्टेड टू सी द फुटप्रिंट्स, मतलब मैं सिर्फ पैरों के निशानों को देखना चाहता था। एंड देन, और फिर, ही रैन अवे, और वो भाग गया। रन अवे का मतलब भागना, सेकंड फॉर्म में रैन अवे, और फिर वो भाग गया। चलिए तो दोस्तों फ्रेंड्स, दिस वाज अ स्मॉल स्टोरी। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड इफ़ यू रियली वांट टू अप्रिशिएट माय हार्ड वर्क एंड then do like this video and try to share this video with your friends, with those people who want to learn English speaking. And apart from this, if you have not subscribed the channel yet, do subscribe this channel because I keep uploading good content on this channel. So do subscribe the channel and press the bell icon so that whenever I upload the next video, you will be getting the update about the new video and you can just watch that. And apart from this, if you have any type of suggestions, you can just leave your feedback, your suggestion in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.